नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है समाधान। दीपिका, अरे कहाँ हो तुम? मेरी कमीज के साथ की मैचिंग टाई भी नहीं निकाल सकती तुम? जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी मुझे ऑफिस जाने में। सुबह के 7 बजे जतिन की गुस्से भरी कड़कती आवाज पूरे घर में गूंज उठी। जैसे ही ये आवाज दीवारों से टकराकर रसोई में पहुंची, रोटी सेकती दीपिका ने हड़बड़ी में तवा किनारे रखा और अपने कमरे की ओर दौड़ी। उसने जल्दी से अलमारी खोली, तुरंत दूसरी टाई निकालकर जतिन के हाथ में थमाई और बिना एक पल गंवाए वापस रसोई की ओर दौड़ गई। सुबह सुबह उसके पास इतनी मोहलत कहाँ थी कि 2 पल रुककर चैन की सांस भी ले सके। उसकी हर सुबह कुछ यूं ही शुरू होती थी। भोर के 5 बजे से दीपिका का दिन शुरू होता। नहा धोकर वह सीधे रसोई में लग जाती। पहले नाश्ता बनाने की तैयारी करती और फिर बच्चों को तैयार करके उन्हें नाश्ता खिलाती। इतने तक पति भी तैयार हो जाता तो उसे नाश्ता खिलाने के साथ साथ सासू माँ का नाश्ता बनाकर भी उन्हें दे देती। और यह सब करते करते उसका भी ऑफिस जाने का समय हो जाता था। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर थी दीपिका। किसी प्रकार उल्टा सीधा नाश्ता करके अपना टिफिन पैक करती। सब कामों के चक्कर में अक्सर ऑफिस पहुंचने में उसे देरी हो जाती थी और फिर सुनने को मिलती थी उसे अपने उच्च अधिकारियों की फटकार। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका पति जतिन दिन रात उसके काम में मीन मेख निकालता ही रहता था। हालांकि दीपिका अपने पति जतिन से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, ज्यादा कमाने वाली और बहुत अधिक खूबसूरत थी। परंतु जतिन अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करने की बजाय उससे जलन महसूस करता था और हमेशा बस उस पर भड़कता रहता था। अक्सर मायके में बिताए सुखद पलों को याद करके दीपिका की आंखें भर आती थी। माता पिता की दुलारी हुआ करती थी। 3 बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे सुंदर और पढ़ने में बहुत तेज। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसकी जतिन के साथ शादी हो गई। दीपिका एक बेहद चुलबुली मगर सहनशील स्वभाव की लड़की थी। विवाह पश्चात उसने स्वयं को अपने ससुराल के वातावरण में ढाल लिया था। परंतु जतिन थोड़े रूखे स्वभाव का था। खास तौर पर दीपिका के साथ तो बिल्कुल सलीके से बात नहीं करता था। हर समय उसे डांटता और उस पर रोब झाड़ता रहता था। उसका ऐसा स्वभाव देखकर दीपिका भी कभी कभार उदास हो जाती थी, परंतु सास से उसकी अच्छी बनती थी, इसलिए अपनी सासू माँ के साथ वो अच्छा समय बिताती थी। धीरे धीरे वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा और दीपिका 2 प्यारे से बच्चों की माँ बन गई। परंतु परिवार बढ़ाने के साथ खर्च भी बढ़ने लगे। जतिन की तनख्वाह कुछ खास नहीं थी, मुश्किल से घर खर्च ही चल पाता था। इसलिए दीपिका ने अपनी सास की सहमति लेकर नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई के कारण तुरंत ही उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई। दीपिका की तनख्वाह जतिन से ज्यादा थी, जिससे जतिन के दिल में एक हीन भावना का वास होने लगा था। और तो और जतिन को हमेशा उस पर एक शक बना रहता था। नौकरी से घर लौटती तो उससे कई तरह के सवाल पूछता, परंतु दीपिका ने कभी अपना संयम नहीं खोया था, न ही कभी पलटकर उसे जवाब दिया था। पत्नी की सुंदरता और सुघड़ता की तारीफ सुन सुनकर उसके कान पकने लगे थे। वहीं दीपिका की कर्तव्य निष्ठा और बेमिसाल प्रतिभा ने उसे कार्य क्षेत्र में भी जल्द ही सफलता का स्वाद चखा दिया। कुछ ही महीनों में उसे नौकरी में तरक्की भी मिल गई। अब तो जतिन के भीतर का शक, जो अब तक धुआं बनकर धीरे धीरे सुलग रहा था, तेज लपटों में तब्दील हो गया। फिर मन में विचार उठने लगा, कहीं मेरी पत्नी इतनी ऊंचाई ना छू ले कि लोग मुझे दीपिका का पति कहकर बुलाने लगे। यह सोच जतिन के पुरुष अहंकार को भीतर तक हिला देती थी। उसके मन में एक प्रतिद्वंदी पुरुष जाग उठा, जिसे अपना अस्तित्व अपनी पत्नी की कामयाबी के आगे फीका पड़ता महसूस होने लगा था। उसकी गलतियां निकालकर उसे जलील करना, उसकी बातों को काटना, हर छोटी बड़ी बात पर चिल्लाना अब उसकी आदत बन चुकी थी। घर में आए दिन जतिन की गुस्से भरी आवाजें गूंजती थी। दीपिका को किसी न किसी बहाने अपमानित करना जैसे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। दोनों बच्चे भी यह सब देखकर सहम जाते थे। वे अपनी माँ को चुपचाप काम करते हुए देखते और मासूमियत से पूछ बैठते, माँ, पापा आप पर इतना क्यों चिल्लाते हैं? आप तो दिन भर काम करती रहती हो, हम सबका इतना ख्याल रखती हो,
फिर पापा आप पर गुस्सा क्यों करते हैं? दीपिका के पास उसके इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में बस एक सूनी पीड़ा तैर जाती और वह बच्चों को स्नेह से अपने सीने से लगा लेती। फिर एक दिन उनके बेटे का जन्मदिन आया। जतिन ने घर पर पार्टी रखी और अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। दीपिका ने खुद सारा खाना तैयार किया था। जब मेहमानों को इस बात का पता चला तो वे दीपिका की तारीफ करते नहीं थके। कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था तो कोई उसकी रसोई की कलाकारी पर मुग्ध था। किसी ने कहा, जतिन सच में तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी आदर्श पत्नी तुम्हें मिली है। हर कोई ऐसी पत्नी की कामना करता है। यह सुनकर तो जतिन जैसे जल भुनकर कोयला हो रहा था। हर एक प्रशंसा का शब्द उसके कानों में खोलते हुए शीशे की तरह उतर रहा था। दोस्तों की बातें मानो उसे जलील कर रही थी। वह वहां खड़ा खड़ा पत्नी की सुंदरता और सामर्थ्य की प्रशंसा से जलता जा रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या की ज्वाला और गहरी होती जा रही थी। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, परंतु जब पार्टी खत्म हुई, मेहमान विदा हुए और सारा काम निपटाकर थकी हारी दीपिका ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो जतिन तंज भरी मुस्कान के साथ व्यंग्य कसते हुए बोला, वाह, आज तो तुमने सच में अपना कमाल दिखा दिया। अपनी सुंदरता का ऐसा जादू दिखाया, ऐसा जलवा बिखेरा कि मेरे सारे दोस्त बस तुम्हारी ही तारीफों की पुल बांध रहे थे। वह तो तुमसे नजरें हटा ही नहीं पा रहे थे। पूरे समय बस तुम्हारी ही बातें हो रही थी। यही चाहती थी ना तुम कि वह लोग कहे कि दीपिका कितनी सुंदर है, दीपिका कितनी होशियार है। दीपिका ने तो कमाल कर दिया, कितनी परफेक्ट है दीपिका। ऐसा ही कह रहे थे वह सब लोग। लग रहा था जैसे पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई थी, बच्चे के लिए नहीं। मैं पूछता हूँ, बच्चे का जन्मदिन था या शादी ब्याह का अवसर जो इतना सज धज कर आई थी? जतिन की आवाज में जलन का जहर घुला हुआ था। जतिन की बातें सुन सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन दीपिका बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। इसलिए खुद को संभालते हुए शांत स्वर में बोली, देखिए, मैंने जो किया वो हमारे बेटे की खुशी के लिए किया। अगर किसी ने मेरी तारीफ कर दी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बहुत देर हो गई है, सुबह मुझे भी अपनी नौकरी पर जाना है और आपको भी, इसलिए बेहतर होगा कि अब आराम कर लें। इतना कहकर वह करवट लेकर सो गई, लेकिन जतिन को उसकी चुप्पी रास नहीं आ रही थी। खैर, इसी तरह दिन बीतते रहे। जतिन कोई ना कोई बहाना बनाकर दीपिका पर चिल्लाने लगता, लेकिन दीपिका चुपचाप उसकी हर बात को सहन कर जाती। परंतु समय बीतने के साथ जतिन का अपनी पत्नी पर शक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब तो यह हालत हो गई थी कि जब भी दीपिका के फोन की घंटी बजती, जतिन लपक कर उठा लेता। फोन किसी का भी हो, जतिन के रहते आएगा तो वही उठाएगा। फोन पर पूरी तफ्तीश करेगा कि दीपिका से क्या काम है, क्या बात करनी है, कहां से बोल रहे हो। ऑफिस में दीपिका के कॉलीग्स भी दीपिका का मजाक उड़ाने लगे थे। वे सब जतिन को उसका जेलर कहते थे। सबकी नजरों में वह दया की पात्र बन चुकी थी। आज दीपिका के ऑफिस में वार्षिक उत्सव था, जिसमें कंपनी के उच्च अधिकारी भी आने वाले थे और दीपिका को उनके समक्ष प्रेजेंटेशन देने की जिम्मेदारी दी गई थी। सुबह सुबह ही रसोई से लेकर साफ सफाई तक सब कुछ उसने जल्दी जल्दी निपटा लिया। फिर अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आज ऑफिस में वार्षिक उत्सव है, मुझे घर आने में शायद थोड़ी देर हो जाएगी। मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप गरम करके सबको खिला देना। तो गायत्री जी ने बड़े प्यार से कहा, तुम फिक्र मत करो बहू, मैं सबको समय पर खाना दे दूंगी और चाय भी बना दूंगी। तुम चिंता छोड़कर आराम से जाओ। सासू माँ की बातों से आश्वस्त होकर दीपिका तैयार होने चली गई। आमतौर पर वह बहुत हल्के रंग के कपड़े पहनकर ऑफिस जाया करती थी, लेकिन आज ऑफिस में खास दिन था तो उसने गुलाबी रंग की एक सुंदर सी साड़ी पहनी जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी, और हल्का सा मेकअप किया। तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो उसे देखते ही गायत्री जी उसकी बलाएं लेते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो बहू, किसी की नजर ना लगे। देखना, आज जतिन भी तुम्हारा ये रूप देखकर लड़ना झगड़ना भूल जाएगा। अपनी तारीफ सुनकर दीपिका के गाल और गुलाबी हो गए। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। हाँ जाओ बहू, खूब खुश रहो और अपना ध्यान रखना। शाम के समय जब जतिन घर पहुंचा
तो अपने जूते और मोजे दूर पटकते हुए चिल्लाते हुए बोला, दीपिका कहाँ हो? बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ। तभी उसकी माँ कमरे से बाहर आई और बोली, बेटा तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना ले आती हूँ। सुनते ही भड़क पड़ा जतिन, क्यों, आप क्यों खाना लेकर आएंगी? उस महारानी के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? जतिन बेटा, बहू ने सुबह ही बताया था कि ऑफिस में फंक्शन है, इसलिए देर हो सकती है। मैं खाना गर्म कर देती हूँ, तुम आराम से खा लो। जतिन का गुस्सा उबाल पर था। भोजन की थाली देखते ही दहाड़ा, यह कैसा खाना है, बिल्कुल बेस्वाद, मुझे नहीं खाना ऐसा खाना। कहते हुए उसने थाली एक तरफ पटक दी। वो बार बार घड़ी की ओर देखता और गुस्से में बड़बड़ाता, पता नहीं किसके साथ गुलछरे उड़ा रही होगी। फिर उसने गुस्से से कांपते दीपिका को फोन मिलाया। फोन की घंटी बजती रही, लेकिन दीपिका ने कॉल रिसीव नहीं की। इस बात पर जतिन का पारा और चढ़ गया। रह रहकर उसके दिमाग में यही बात आ रही थी कि दीपिका के सहयोगी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे होंगे, उसके साथ हंसी मजाक और मस्ती कर रहे होंगे और वह मुस्कुरा रही होगी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। दीपिका ने दरवाजे पर दस्तक दी। बहू तुम आ गई, खाना खाया कि नहीं? दीपिका ने थकी हुई आवाज में कहा, नहीं माँ जी, खाने का समय ही नहीं मिला, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई, सब ने बहुत तारीफ की। कहते हुए दीपिका ने बच्चों के कमरे का दरवाजा खोल दोनों बच्चे सो रहे थे। सासू माँ ने उसे पानी दिया और कहा, जाओ कपड़े बदल लो, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। नहीं माँ जी, थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी, आप जाकर सो जाइए, मन होगा तो मैं खाना खा लूंगी, अभी भूख नहीं है। इतना कहकर दीपिका अपने कमरे में आई तो क्रोध से उबलता जतिन अंधेरे में चहलकदमी कर रहा था। उसे देखते ही दहाड़ उठा, यह वक्त है घर आने का? रात के 10 बज रहे हैं, मैं तुम्हें फोन कर रहा था तो फोन उठाया क्यों नहीं? किसके साथ थी? दीपिका ने कमरे की बत्ती जलाई तो जतिन उसे विस्फारित नजरों से ऊपर से नीचे तक देखने लगा। गजब की खूबसूरत दिख रही थी दीपिका। तभी दीपिका बोली, आपको तो पता था ना कि आज ऑफिस के सालाना उत्सव में मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी, बस उसी में व्यस्त थी और इसी कारण देर हो गई। यहाँ तक कि मैंने तो वहां पर खाना भी नहीं खाया कि कहीं और ज्यादा देर ना हो जाए। तभी जतिन चिल्लाया, हाँ हाँ खूब जानता हूँ मैं, जितना बन संवर कर तुम गई थी, किस तरह के प्रेजेंटेशन लेकर आई हो, मुझे सब मालूम है। और जहां तक रही खाना खाने की बात, तो तुम्हारा पेट तो अपने यार दोस्तों की तारीफें सुनकर ही भर गया होगा, खाने के लिए जगह ही कहाँ बची होगी। जतिन की बात सुनते ही दीपिका पत्थर की तरह जड़ हो गई, लेकिन हर बार की तरह आज वह खुद को रोक न पाई। यह किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? कुछ शर्म है या नहीं आपको? जो कुछ भी मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हैं। जिस तरह का तुम्हारा चाल चलन है ना, शर्म मुझे नहीं तुम्हें आनी चाहिए। तुम जैसी औरतों को मैं खूब जानता हूँ, घर के कामकाज में तो कुछ नहीं करती और सारा पैसा मेकअप, कपड़े और सैर सपाटे पर उड़ा देती हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास है ही नहीं। घर के लिए क्या करती हो तुम? सारा दिन मेरी माँ ही पूरे घर संभालती है और घर खर्च मैं देखता हूँ। तुम तो नौकरी के बहाने दिन भर मौज उड़ाती हो और ऑफिस में। दीपिका का धैर्य अब जवाब देने लगा था, आपकी तनख्वाह तो आधे महीने में ही खत्म हो जाती है, कभी सोचा है बाकी के दिन घर का गुजारा कैसे चलता है? मैंने तो आपसे प्यार किया था, आपको हमेशा सम्मान दिया, लेकिन आपने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझा। फिर भी मुझे लगता था कि मैं अपने प्रेम की डोर से आपको खींच लूंगी, लेकिन शायद यह मेरा भ्रम था। तभी जतिन क्रोध में चिल्लाया, मुझे ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं है। इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। यूं ऑफिस में मौज मस्ती करके देर तक तुम्हारा घर लौटना मुझे कतई पसंद नहीं है। तो दीपिका ऊंची आवाज में बोली, नौकरी करूंगी तो ऑफिस के बाकी कर्मचारियों से भी बातचीत करनी पड़ेगी और बॉस से भी। बॉस कहेंगे तो देर तक काम भी करना पड़ेगा और अपनी नौकरी मैं नहीं छोड़ सकती। हाँ हाँ, तुम क्यों छोड़ने लगी नौकरी? घर बैठकर तुम्हें वो मौज मस्ती थोड़ी ना मिलने वाली है। जतिन की इस बात पर दीपिका ने भरी आंखें लिए कहा, आपने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, उसके बावजूद अगर मैं तरक्की कर रही हूँ तो आपके अहम को चोट पड़ने लगी। लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा कि यह दोहरी भूमिका निभाने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ता है। घर के काम में कमी हो तो आप चिल्लाते हैं, ऑफिस में देर हो तो बॉस की फटकार सुनने को मिलती है, घर खर्च चलाने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं थे, इसलिए नौकरी करनी शुरू की थी मैंने।
लेकिन ऑफिस से लौटने में जरा सी भी देर हो जाती है तो आप मुझे शक की निगाह से देखते हैं, लेकिन जब आप घर देर से लौटते हैं तो मेरे मन में तो ऐसे घटिया विचार नहीं आते। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, आज तेरी अकल ठिकाने न लगाई तो मेरा नाम भी जतिन नहीं। कहते हुए जतिन जैसे दीपिका पर हाथ उठाने लगा, उसी समय उसकी माँ गायत्री जी अंदर आई। उन्होंने दीपिका की ओर देखा जिसकी आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थी। गुस्से भरे लहजे में गायत्री जी बोली, जतिन ये क्या तमाशा है, मेरी बहू पर हाथ उठाएगा तू? शर्म आनी चाहिए तुझे, हर वक्त तू जिस पर चीखता चिल्लाता रहता है। पत्नी है तेरी, कोई नौकरानी नहीं। और फिर आज उसने ऐसा क्या गलत कर दिया? बेचारी दिन भर काम करके थकी हारी आती है और तू आते ही उस पर बरस पड़ता है। माँ को दीपिका की तरफदारी करते देख जतिन भड़क उठा। माँ, आप हर बार इसे ही सही ठहराती हैं, आपको इसमें कोई कमी नजर नहीं आती, लेकिन आप नहीं जानती इसकी असलियत क्या है। गायत्री जी गुस्से में कांपने लगी। असलियत? असलियत यह है कि तुझे अपनी पत्नी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। असलियत यह है कि तू उससे हर काम में मीन मेख निकालता है। तू उसे सराहने की बजाय उसकी मेहनत को जलील करता है, उसके चरित्र पर सवाल उठाता है। जतिन अपनी माँ की बात सुनकर और भड़क गया। माँ, आप बीच में मत पड़ो, ये हम दोनों के बीच का मामला है, आप बस अपना काम करो। बिल्कुल नहीं, मैं चुप रहकर ये सब नहीं देख सकती। मेरी बहू बहुत मेहनती और संस्कारी है, सख्त लहजे में गायत्री जी ने कहा। फिर अपनी बहू का हाथ पकड़कर बोली, चल बहू, तेरे लिए ये जगह सुरक्षित नहीं है, आज रात तू मेरे कमरे में सोएगी। जतिन गुस्से में पागल हो चुका था। हाँ, ले जाओ इसे, मुझे कोई जरूरत भी नहीं है इसकी। दीपिका गायत्री जी के साथ उनके कमरे में चली गई। बहू, तू मेरी बेटी जैसी है, मैं जानती हूँ जतिन ने तुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी। रात भर दीपिका सोचती रही, अगर जतिन के लड़ाई झगड़े और शक करने की आदत से तंग आकर नौकरी छोड़ भी दूं, तो क्या भरोसा कि उसके व्यवहार में अंतर आएगा? क्या वो फिर किसी बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा? लड़ने वाले को तो बहाने की भी जरूरत नहीं होती। अगली सुबह हुई। जतिन की आवाज सुबह के सन्नाटे को तोड़ते हुए घर में गूंज रही थी। दीपिका, चाय बना रही हो या सो रही हो? जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। लेकिन आज दीपिका की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जतिन ने गुस्से में आकर रसोई घर में जाकर देखा, लेकिन दीपिका वहां नहीं थी। बच्चों के कमरे में झांका, लेकिन वहां तो बच्चे सो रहे थे। कमरे में यहाँ वहां नजर दौड़ाई तो सिर्फ उनके बिखरे हुए खिलौने ही दिखाई दिए। फिर माँ के कमरे में झांकते हुए बोला, माँ, दीपिका कहाँ है? गायत्री जी ने कहा, अपने कमरे में होगी या फिर सुबह जल्दी उठकर शायद काम में लग गई होगी। नहीं माँ, मैंने पूरा घर देख लिया है, वह कहीं नहीं है। जतिन की आवाज में गुस्सा तो था, पर उसके भीतर एक अनकही चिंता भी झलक रही थी। गायत्री जी कुछ समझ नहीं पा रही थी, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। फिर बोली, कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं चली गई? उनके शब्दों ने जतिन के भीतर हलचल मचा दी, पर उसने झट से अपने चेहरे पर एक लापरवाह मुस्कान चढ़ाते हुए कहा, अच्छा हुआ जो चली गई, मुझे तो उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई थी। अब शांति से जी तो सकूंगा। परंतु मन ही मन जतिन परेशान था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह तो हमेशा की तरह दीपिका को नीचा दिखाना चाहता था और अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहता था, परंतु वह ऐसा भी कदम उठा सकती है, उसने कल्पना नहीं की थी। दूसरी ओर उसे यह सोच सोचकर बेचैनी हो रही थी कि दीपिका आखिर गई कहाँ। मायके जाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता की तो वर्षों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और भाई था नहीं। जतिन की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर भी उसने सबके सामने ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि वह तो इस बात से खुश है। दीपिका के बिना घर अब वीरान लगने लगा था। पहले जहाँ हर सुबह नाश्ते की महक और बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, वहां अब एक ठंडा सन्नाटा पसरा हुआ था। बच्चों की मुस्कुराहट कहीं दूर चली गई थी। गायत्री जी को सुबह सुबह उठकर बच्चों को तैयार करना पड़ता था। सुबह सुबह की भागदौड़ में हिम्मत जवाब देने लगती। उधर बच्चों की बस का समय हो जाता तो जल्दी जल्दी में वह दोनों बच्चों और जतिन के टिफिन में ब्रेड टोस्ट डाल देती। जतिन, जो पहले दीपिका के बनाए गर्मा गर्म पराठों में मीन मेख निकालता था, अब चुपचाप ब्रेड खा लेता। कई बार भूखा ही ऑफिस चला जाता और कैंटीन में कुछ उल्टा सीधा खा लेता।
बच्चे भी अब उदास रहने लगे थे। वे अक्सर अपनी माँ के बारे में पूछते, दादी, मम्मी कहाँ चली गई? क्या वह हमें छोड़कर चली गई? क्या वो अब कभी नहीं आएंगी? गायत्री जी उन्हें दिलासा देते हुए कहती, नहीं बेटा, मम्मी जल्द वापस आ जाएगी, वह कहीं काम से गई है। कहते कहते उनका मन भी भारी हो उठता। दीपिका की अनुपस्थिति ने घर की पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था। गायत्री जी, जिन्हें उनकी बहू पहले ज्यादा काम करने ही नहीं देती थी, अब थकान से टूटने लगी थी। हिम्मत होती तो कपड़े धो देती, नहीं तो कपड़े मेले ही पड़े रहते थे। जतिन भी मजबूरी में वही मेले कपड़े पहनकर ऑफिस जाने लगा। दीपिका की कमाई घर में न आने के कारण घर में आर्थिक तंगी बढ़ गई थी। ऐसे में जतिन ने मजबूर होकर अपने बॉस से एडवांस लेने की सोची, लेकिन जब वह बॉस के केबिन में पहुंचा तो उसके मेले कपड़ों को देखकर बॉस नाराज हो गए। बॉस ने गुस्से में कहा, मिस्टर जतिन, आपने यह क्या हालत बना रखी है अपनी? यह ऑफिस है, गाय भैंसों का तबेला नहीं। ऑफिस में आने वाले चपरासी भी आपसे ज्यादा साफ सुथरे नजर आते हैं। और तो और आजकल आप काम में भी लापरवाही दिखा रहे हैं। आखिर कहाँ गुम रहते हैं आप? ऊपर से एडवांस मांगने चले आए। नौकरी करनी है तो ऑफिस कायदे से आना पड़ेगा और सारा काम मन लगाकर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से लोग इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने को तैयार खड़े हैं। बॉस की डांट फटकार सुनकर जब जतिन घर लौटा तो सामने बच्चों का फूला हुआ चेहरा नजर आया। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों बैठे हो? जतिन ने अपने बेटे को गोद में उठाकर पूछा तो वह बोला, पापा, हर रोज हम दोनों को टीचर से डांट सुनने को मिलती है क्योंकि हमारा होमवर्क पूरा नहीं होता। टीचर जो समझाती हैं वह भी समझ में नहीं आता, बस हमेशा मम्मी की याद आती है। जतिन अपने बेटे की बात सुनकर अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। वह बस चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा। जतिन का गुस्सा धीरे धीरे घुलने लगा था। वह अब देर रात तक जागता रहता था, सोचने लगता कि दीपिका कैसे उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी। उसे एहसास हो रहा था कि दीपिका के बिना सब अधूरा है। अब उसे अपनी पत्नी की अहमियत समझ में आने लगी थी और आज घर में छाई खामोशी और बच्चों की मासूम शिकायतों ने जतिन को भीतर तक हिला दिया था। वो फफक कर रो पड़ा और बोला, यह मुसीबत मैंने ही खड़ी की है तो इसका समाधान भी मुझे ही करना होगा, लेकिन समझ भी तो नहीं आता कि आखिर दीपिका गई कहाँ। वह अपनी सहेली निशा के घर पर है बेटा, गायत्री जी ने कहा तो जतिन ने चौंक कर उनकी ओर देखा। क्या मतलब आपको मालूम था? हाँ बेटा, वह मुझे सब बताकर गई थी, गायत्री जी ने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। जतिन, पिछले 13 वर्षों से वो तुम्हारे व्यंग्य बाण सहती रही, तुम्हारी तीखी बातों को सुनती रही। वह घुट घुट कर जीने को मजबूर थी। तुमने कभी उसकी मेहनत को सराहा नहीं, बल्कि हमेशा उसकी हर बात में मीन मेख निकाली। फिर भी वो चुप रही, लेकिन उस दिन अपने ऊपर लगे लांछन वो सहन न कर पाई। अपनी जहरीली बातों से तुमने उसका दिल इस कदर घायल कर दिया था कि वह भीतर तक टूट चुकी थी। जब मैं उसे रात में अपने कमरे में लेकर आई थी तो वह रात भर जागती रही। तुम्हें उसके आंसुओं से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मैं देख पा रही थी कि उसके भीतर कितना दर्द है। मैं नहीं चाहती थी कि वो यहाँ घुट घुट कर जिए, इसलिए जब उसने घर छोड़ने का फैसला लिया तो मैंने उसके फैसले में अपनी रजामंदी दी ताकि वह सुकून से रह सके, और ये भी कहा कि अपने जीते जी में बच्चों पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। माँ की ये बात सुनकर जतिन के चेहरे पर पछतावे की लकीरें उभरने लगी। वह धीमी आवाज में बोला, माँ, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? गायत्री जी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता बेटा, तुम तो उसे हर बार गलत ठहराते रहे। लेकिन बेटा, ये बात तुम्हें समझनी होगी कि पत्नी केवल गृहिणी नहीं होती, वह तुम्हारी जीवन संगिनी है। उसके बिना ये घर भी अधूरा है और तुम्हारा जीवन भी। जतिन अब पूरी तरह से चुप हो चुका था। उसके भीतर एक गहरी बेचैनी उठने लगी। तभी दोनों बच्चे दौड़कर आए। पापा, मम्मी को ले आओ ना, उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। कहते कहते दोनों बच्चे रुआंसे हो गए। बच्चों की बातें सुनकर जतिन का दिल और ज्यादा पसीज गया और बोला, तुम रो मत बेटा, तुम्हारी माँ जरूर आएगी, चाहे उसके लिए मुझे उसके पैरों पर
गिरकर माफी ही क्यों ना मांगनी पड़े, मैं मांगूंगा। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। दीपिका के रूप में मुझे हीरा मिला था, लेकिन मैंने उसे पत्थर समझकर अपने इन्हीं पैरों से ठोकर मारकर बाहर कर दिया। मैं अभी जा रहा हूँ दीपिका को लेने। पापा हम भी साथ चलेंगे, दोनों बच्चे एक स्वर में चिल्लाए। जतिन ने बिना देर किए अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लिया और बिना देर किए दीपिका की सहेली निशा के घर की ओर निकल पड़ा। आज बहुत दिनों बाद उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई थी। जतिन की आंखों के सामने दीपिका का चेहरा घूम रहा था। उधर दीपिका अपनी सहेली निशा के साथ कुछ देर पहले ही ऑफिस से घर लौटी थी। सोफे पर बैठी चाय का कप हाथ में लिए दीपिका बिल्कुल खामोश थी, लेकिन उनके भीतर एक तूफान मचल रहा था। उसे अपने बच्चों की हंसी, उनके भोले भाले चेहरे, उनकी मासूम बातें उसे बेहद याद आ रही थी। निशा जो उसे कई दिनों से इस हाल में देख रही थी, आखिर चुप नहीं रह पाई। दीपिका ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इस तरह रो रो कर तो तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। खुद को संभालो, जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, देखना जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन निशा, बच्चों से दूर रहकर मैं उन्हें भी तो सजा दे रही हूँ, दीपिका ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। निशा ने चौंक कर कहा, शायद कोई आया है, रुको मैं देखती हूँ। दरवाजा खुला और सामने खड़े जतिन को देखकर निशा अवाक रह गई। उसके साथ दोनों बच्चे थे, जिनके चेहरे पर खुशी और बेचैनी साफ झलक रही थी। जतिन ने झिझकते हुए कहा, निशा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं दीपिका से बात करना चाहता हूँ। निशा ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर आने दिया। जतिन के अंदर आने से पहले ही दोनों बच्चे दौड़कर अंदर आ गए। बच्चों को सामने पाकर दीपिका की आंखें खुशी से फैल गई। दोनों बच्चे मम्मी मम्मी पुकारते हुए उसकी ओर दौड़ पड़े। दीपिका ने उन्हें सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। मेरे बच्चों, तुम लोग कैसे हो? खाना तो ठीक से खाते हो ना? दादी को ज्यादा तंग तो नहीं करते? रुआंसी आवाज में दीपिका ने पूछा। मम्मी, हमें आपकी बहुत याद आती है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, प्लीज घर वापस चलो ना। बच्चों के मासूम चेहरे और उनकी रूंधी हुई आवाज सुनकर दीपिका का दिल भर आया। उसने दोनों के गालों को चूमते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, पर हालात ही कुछ ऐसे थे कि। दीपिका फूट फूट कर रो पड़ी। तभी दीपिका की नजर जतिन पर पड़ी, जो सामने खड़ा माँ और बच्चों का यह मिलन देख रहा था। दीपिका को हैरानी तो इस बात पर हुई कि जतिन की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। फिर जतिन ने गहरी सांस लेकर कहा, दीपिका मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं बस यह कहने आया हूँ कि मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार और मेहनत की कद्र नहीं की। मैंने तुम्हें हर बार गलत ठहराया, तुम पर शक किया, तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हारी अहमियत तब समझ में आई जब तुम मेरे साथ नहीं थी। घर तुम्हारे बिना सूना हो गया है, बच्चे तुम्हें याद करके रोते हैं, माँ भी टूट चुकी है। लेकिन यकीन मानो, मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज वापस चलो। फिर दीपिका ने कहा, जतिन माफी मांगने से सब कुछ सही नहीं हो जाता, रिश्ते में भरोसा और सम्मान बेहद जरूरी होता है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा दीपिका, जतिन ने कहा और फिर नजरें नीचे करते हुए बोला, हालांकि तुम्हारी जिंदगी के वह 13 साल जो तुमने घुट घुट कर गुजारे, वह मैं तुम्हें वापस नहीं लौटा पाऊंगा, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि अब से तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। बस तुम घर वापस चलो। दीपिका ने नजर उठाकर बच्चों की ओर देखा, जो अपनी माँ के साथ घर लौटने की आस लिए उनकी आंखों में झांक रहे थे। अब उनसे दूर रहना उसके लिए भी संभव नहीं था। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। जतिन ने राहत की सांस ली। दीपिका ने मुड़कर निशा की ओर देखा और उसे गले लगाकर सच्चे दिल से उसका आभार व्यक्त किया। फिर दोनों बच्चों ने अपने गोल मटोल चेहरों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान लिए अपनी माँ के दोनों हाथों की उंगलियां थाम ली और दीपिका अपने परिवार के साथ वापस अपने घर लौट आई। लेकिन अब उस घर में घुटन और तनाव का नामो निशान नहीं था, बल्कि खुशियां उसका इंतजार कर रही थी। घर की फिजा बदल चुकी थी। जतिन ने सच में खुद को बदलने का हर संभव प्रयास किया। दीपिका को वह प्यार और सम्मान दिया जिस पर एक पत्नी होने के नाते उसका हक बनता था। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी और घर की हवा में वहां रहने वाले सदस्यों की बेपरवाह हंसी गूंज रही थी।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हो सके तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप लोग ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।